एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए आज देखते हैं। हम इसका पहला पार्ट जो है लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो पूरा हम कवर कर चुके हैं। मैग्नीफिकेशन तक पूरा हमने देख लिया था। ठीक है। मैग्नीफिकेशन का रिफ्रैक्शन में भी यूज़ होगा। ठीक है, जब हम लेंस की बात करेंगे उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया था मात्र 30 मिनट में। आज भी लगभग 30-40 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम रिफ्रैक्शन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन हिंदी में इसे बोलते हैं अपवर्तन। आखिर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो हम देखो, कुछ फिनोमिना जो हो रहे थे वो हम पढ़ रहे थे। उसमें क्या हम देख रहे थे कि एक कोई अगर सरफेस होती है, उस सरफेस में अगर देखा जाए, उस अगर सरफेस में अगर देख सरफेस में ये होता था कि अगर कोई लाइट आ रही थी और उसी मीडियम में क्या हो रही थी, वापस हो रही थी, यानी आई और चली गई। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते थे रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कोई सरफेस होगी, उसमें कोई लाइट आएगी, वो इंटर करके आर पार चली जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। और यही हमारा चैप्टर है। यानी इसमें जो मीडियम होगा वो मीडियम कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। उसमें हम क्या कर रहे थे कि ओपेक सरफेस होती थी, यानी एक तरफ से क्या होती थी? पॉलिश, तभी तो इधर जाएगी। अब इसमें पॉलिश वाला खेल जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर अच्छे से। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन हमारी क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters oblique from one transparent medium to another। एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ठीक है, और उस मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी एक मीडियम ये है, इधर हमने मान लिया कि एयर है और इधर मान लिया क्या है? वाटर है। ठीक है। यहाँ इधर इधर पानी भरा हुआ है। आपने टार्च जलाई, यहाँ पे पड़ी और इसके बाद इसमें चली गई, यानी यहाँ पे मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ पे M1 था और यहाँ पे M2 हो गया। आप कहेंगे सर अगर शीशा हो तो मान लीजिए शीशा की भी तो कुछ होगी। मान लेते हैं इतनी लेंथ होगी, यानी यहाँ से एयर से रोशनी जब गई और इसके अंदर कितनी देर रही, यहाँ पे तो उसका मीडियम क्या हो गया? दूसरा हो गया, निकलेगी बाहर, फिर उसका तीसरा यानी एयर वाला आ जाएगा मीडियम। यानी जब मीडियम चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। और हम रिफ्लेक्शन में क्या देखते थे कि मीडियम चेंज ही नहीं होता था। मीडियम क्या नहीं होता था? चेंज नहीं होता था, वो सेम मीडियम रहता था। उसी में लाइट जो होती थी ट्रेवल करके वापस आ जाती थी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती थी। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या देखी है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए लाइट की रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, इसकी बहुत तेज़ होती है और वैक्यूम में सबसे अच्छे से नापी जाती है। इसमें इसकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज केस ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, होता ही क्यों है? तो भाई सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है। जैसे बाई चांस मान ली कि एक कोई रोशनी जा रही, एक रफ्तार में चली जा रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्लेक्शन तहाँ वहाँ पे हो जाता है जहाँ पे देखेंगे कोई एक अगर सरफेस आ गई और यहाँ पे खूब स्पीड से जा रही थी चीज़ और रुक के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। कभी बहुत स्लो चीज़ चल रही थी और एकदम से रफ्तार उसकी तेज़ मिल गई। बाई चांस कैसे? क्योंकि एयर में क्या होती है? सबसे तेज़ चलती है लाइट, और वाटर में पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, एटम होते हैं, जो लाइट की स्पीड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो एयर से तो कोई स्पीड में चली, वाटर है तो स्पीड डाउन हो जाएगी, और जैसे स्पीड डाउन हो जाएगी तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे तुम बाइक चलाते हो, ठीक है, अच्छी रोड मिल गई तो बाइक खूब तेज़ चलाते भगाते हुए चले जाओगे। जहाँ पे भी रोड आपकी ख़राब हो जाएगी वहाँ पे गाड़ी तुम डाउन कर लोगे, किनारे ले जाओगे, ब्रेकर्स निकालोगे, जहाँ पे अच्छी रोड मिलेगी उधर ले जाओगे, लेकिन स्पीड क्या होगी? डाउन होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि इस केस क्या होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का जो मेन कारण है उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इसमें कुछ डाउन होगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू लाइट की यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हमेशा वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और जब भी स्पीड चेंज होगी तो वहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण है रिफ्रैक्शन के। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स
हाइयर। यानी हम क्या देखते हैं, अभी आगे इसकी हमने इमेज लगा के रखी, आगे देख लेंगे कि हम जब स्विमिंग पूल में कोई चीज़ देखते हैं तो ऊंची चीज़ दिखती है। एक एग्जाम्पल बना हुआ है, जैसे हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि एक मान लिया ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे पेंसिल है, लेकिन जब यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ पे जब पेंसिल देखो तुमको यहाँ पे पेंसिल ना दिख के यहाँ पे पेंसिल दिखेगी। ये मेन कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ से तुम देख रहे हो लेकिन ये ओरिजिनल में यहाँ पे है, इसके कारण आगे भी बातें पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा होता है, घर में जाके देखना, कोई मग्घा ले लेना, ठीक है, या लोटा ले लेना, कुछ भी ले लेना, उसमें जो अपनी पेंसिल उसको डाल कर डिप करके देखना और दूर से देखना, जो वहाँ पे एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट पोजीशन तुमको नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छा डायग्राम है। देखते हैं, देखिए ए पेंसिल जो आपकी है, ए पेंसिल पार्शली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट इन द इंटरफेस वाटर एंड एयर। देखिए ओरिजिनल पेंसिल देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे जा रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपकी किरणें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो पोजीशन ये पेंसिल की है, ये पेंसिल आपको यहाँ पे दिखाएगी, ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, लेकिन वाई पे तुमको क्या दिखाई देगी, वहाँ पे दिखाई देगी। लेमन्स प्लेन्स इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। अब अगर किसी ग्लास में यहाँ पे अगर लेमन रख देंगे तो आप बाहर से देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, या सिक्का डालेंगे तो सिक्का बड़ा दिखेगा। लेटर ऑफ बुक अपीयर्स टू बी रेस्ड व्हेन इन सीन इन ए ग्लास स्लैब। और इसमें जो तुम्हारे लेटर्स अगर रखेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ उतरे हुए दिखाएं, यानी यहाँ पे अगर लेटर कहीं पे रखे होंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ उठे हुए उड़ते हुए दिखाई देंगे। इतना अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्राउज ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले थोड़ा रिफ्लेक्शन एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कि सबसे पहले ये एक कोई सरफेस हमने मान ली, ठीक है, यहाँ पे कोई रे आई, ठीक है, इस रे को हम क्या मानते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई। अब जहाँ पे पड़ती है उसी पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, नॉर्मल, ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या मानेंगे, नॉर्मल। अब यहाँ पे पड़ी और यहाँ पे ये जो नॉर्मल पॉइंट है ये पूरा मान लिया, पढ़ने का ये आर पार जाएगी। अब मान लिया कि ये मीडियम एयर का था तो यहाँ पे स्पीड बहुत तेज़ थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, वाटर था, या कुछ भी हमने ग्लास मान लिया, कहीं पे भी मान लिया, तो इसकी स्पीड हमेशा कम ही होगी क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे तो मॉलिक्यूल थे नहीं तो स्पीड खूब तेज़ थी। अब यहाँ से खूब रफ्तार से आ रही थी, यहाँ पे स्पीड डाउन हुई तो ये थोड़ा सा इधर से हो गई, यानी इसको जाना इधर से था लेकिन आ किधर से गई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको जाना इधर से था लेकिन ये आ इधर गई। अब यहाँ पे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा वो एंगल आई, यहाँ पे जो बनेगा एंगल आर। अब ग्लास स्लैब में क्या होगा कि एक हमने क्या मान लिया, ग्लास स्लैब मान लिया, थोड़ा सा ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन समझ गए कि क्या होता है, थोड़ा आप ग्लास स्लैब में करके दिखाते हैं। ये हमने क्या ले लिया, एक बड़ा सा, तो इसकी स्केल कम कर लेते हैं, ये इतनी कर ली। अब हमने ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ये ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट आई, ठीक है, और चली गई, यहाँ पे ये हुआ नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल जहाँ पे इंसिडेंट पड़ रही। अब इस पे पड़ने के बाद ये इधर से जाने लगी, थोड़ा इधर झुक गई, जाना इसको किधर था, अगर कुछ भी ना होता तो ये सीधे इधर ऐसे निकल जाती, लेकिन यहाँ पे पड़ने के बाद ये इस इधर आई। अब देखो यहाँ पे क्या था, एयर, ये मान लिया हमने ग्लास, और ये फिर ये हो गया ग्लास, और ये यहाँ से फिर से हो गया एयर। अब यहाँ पे इतनी देर ये एयर में रही, फिर इतनी देर यहाँ पे क्या आई, ग्लास में आई, और फिर से एयर में आएगी, तो इसके लिए फिर से नॉर्मल चेंज होगा और ये फिर से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एंगल आई होगा इसे एंगल आई यानी इंसिडेंस बोलेंगे, ये एंगल आर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, फिर ये इंसिडेंस के बराबर हो गया। और यहाँ पे इसको इस वाली देखिए, जो ये वाला एंगल होगा और साथ में जो ये वाला एंगल होगा, यानी इसके लिए जो नॉर्मल होगा ये वाला एंगल, ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी एंगल ई बराबर होगा एंगल आई के। इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंस एंगल बोलेंगे। चलिए थोड़ा सा इधर डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डायग्राम में ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है,
और ये यहाँ से जो रे आ रही इसी को इंसिडेंट रे बोलेंगे। नॉर्मल के साथ जो बना एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। ये ऊपर का जो मीडियम है ये एयर है, इसके अंदर ये पूरा हमने ग्लास ले लिया है। अब यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे पड़ी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यानी रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से अंदर की तरफ, और ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, थोड़ा सा बेंड हो गई। इसको जाना इधर था लेकिन नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, झुक गई, क्योंकि स्पीड में इसके थोड़ा क्या हुआ, गति में कमी हुई। गति बढ़ेगी अगर तो नॉर्मल से दूर जाएगी, गति कम होगी तो नॉर्मल के पास आएगी। अब यहाँ से इसके लिए फिर से n2 नॉर्मल हो गया, यहाँ पे I2, इसके साथ जो एंगल बना वो इमर्जेंट हुआ। अच्छा, ये जो आ रही थी इन दोनों की जो डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इस वाली रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। यानी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं। द एक्सटेंट बेंडिंग ऑफ रे लाइट at the position parallel to a faces rectangular glass slab is equal to opposite, so they emerges parallel to incident ray। ठीक है, अभी जो हमने बताया सेम वही लिखा हुआ है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, ये सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले करेगा आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ग्लास स्लैब पे, इसकी कितनी चौड़ाई है उस पे। ठीक है, इस पे करेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस टू द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ ऑल लाइन द सेम प्लेन। जाहिर सी बात है, ठीक है, ये देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों एक ही जो प्लेन है उसके पॉइंट पे लाई करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं तो आगे देख लेते हैं, अभी धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। सेम पहला जो नियम है और रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम था लगभग सेम ही था। आगे देखेंगे फिर से स्नेल्स लॉ, ये जो सेकेंड नियम क्या कहता है, स्नेल्स लॉ जी कहते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर लाइट गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। यानी एंगल साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एक होता है कांस्टेंट, उसको हम एन मान लेंगे या बहुत जगह आर लिखते हैं तो आर मान लें या म्यू लिख लेंगे। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये अभी इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, आगे चल के यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम m1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम फिर से समझाने का प्रयास पूरा करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा आपको। डरना नहीं, थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। क्वालिटी बढ़ा लेना, जूम करके नोट्स देख सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। स्पीड भी घटा बढ़ा सकते हो, रिवीजन में फ़ायदा करेगा। ठीक है, ज़्यादा भागने का प्रयास ना करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हम जैसे मीडियम की बात कर रहे थे कि दो मीडियम में ही जो होता है रिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है, दो मीडियम में। यानी एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया, यानी इसको हमने मान लिया n1, इसको मान लिया n2। अब जाहिर सी बात है कि जो पहला मीडियम होगा और जो दूसरा मीडियम होगा, तो पहला मीडियम अगर एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, तो इसमें दोनों में स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। हो सकता है पहले की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर थी, दूसरे में कुछ घट के 10⁸ मीटर हो गई। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी का मतलब स्पीड ही होता है, लेकिन स्पीड में हम डिस्टेंस को कवर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्शन होती है उसको, सॉरी, डायरेक्शन को कवर नहीं करते हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों को कवर करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या है, वो हमारी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे देखते हैं एन, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसके बारे में यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं n2 n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी जो n2 का मतलब क्या होता है कि जो पहले इसकी जो स्पीड है v1, इसको मान के हमेशा चलेंगे v1, लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया v1 और ये मान लिया v2, और इसका हमने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, n बताओ। ठीक है,
तो कैसे बताना है, सबसे पहले देख लेना है जैसे N2N, तो पहले V2 V1 अपॉन V2, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालेगी, जो पहले मीडियम की स्पीड होगी पहले रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, V1 अपॉन V2। और पढ़ना इसको कैसे है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जो 2 लिखा है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फिर से बात पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। N12 का क्या मतलब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सबसे पहले जैसे हमने क्या देखा ये कि अगर N21 लिखा है तो बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर N12 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अगर हमने लिख दें ए, थोड़ी देर के मान लें ANAB, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हमको पता है कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आगे देखते हैं। भाई बहुत मेहनत लगती है तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो, नया चैनल है तो सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना। आगे देखते हैं। आगे है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑफ एयर। देखिए ये क्या होता है कि पहले इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान के चलेंगे कि जो पहला मीडियम होगा वो एयर होगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो सी की वैल्यू होगी हमेशा एयर और वैक्यूम की दोनों की वैल्यू को हम सी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, सी से। सी की वैल्यू हमेशा रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है C अपॉन में V। यानी अगर तुमको वैल्यू निकालने की, हमने कहा कि ए कोई मीडियम उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, कुछ बता दी गई, तो बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो तुमको C की तो वैल्यू पता ही है, V की यहाँ पे रखा, दोनों को डिवाइड किया, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल टू अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन गिवन पेयर। देखिए अगर N12 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल करके N21 कर देंगे, यानी इस मीडियम का यहाँ पे रेसिप्रोकल ये होता है, यानी क्या होता है, फिर से पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इसका रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, यहाँ पे सब यही सब लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट। ठीक है, 2.42, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 1/2.42 टाइम्स लेस इन डायमंड दैट देन इन वैक्यूम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक थोड़ा और भी मतलब समझ लेते हैं, गुने के टाइम का। ठीक है, गुना मतलब समझेंगे इसको। आगे देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि 2.42 है डायमंड का, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट में, तो यानी इतने टाइम उसका स्पीड ऑफ लाइट में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी वैक्यूम से, वैक्यूम की स्पीड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, आउट ऑफ टू गिवन मीडियम दैट मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए सबसे ज़्यादा तो हमेशा डेंसर मीडियम किसका होता है, डायमंड का ही, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा डायमंड का ही होता है। जितना ज़्यादा जिसके अंदर अणु प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलेंगे जो जितना ज़्यादा रेस को रोकने का प्रयास करेगा, रोकने का जितनी भी स्पीड इसकी डाउन करने का प्रयास जो मीडियम करेगा, वैसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ODM। समझ गए, आगे देखते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जो मतलब क्या करेगा, जो भी मीडियम होगा, जो भी मीडियम होगा जिसमें रेस थोड़ा रोकने का अणु जो होंगे कम प्रयास करेंगे और जिसमें अणु ज़्यादा होंगे, जैसे ये दो, तो कौन सा डेंसर मीडियम, तो ये डेंसर मीडियम है और ये वाला रेयर मीडियम है। एयर वाटर में कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है, तो वाटर जो है डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे कि हमने कहा था डेंसर मीडियम में क्या होता है, कभी भी देखेंगे तो जो ये होगी आपकी
क्या, रे, जो निकल के रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा नॉर्मल के पास आएगी, झुकेगी। और जो आपका रेयर मीडियम में होगा क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भगेगी। तो रेयर डेंसर मीडियम में याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पे, तो आपका जो थोड़ा सा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक क्वेश्चन है कि ये रे है, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये इधर है। अब बताओ कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये नॉर्मल से देखो दूर गई है और ये नॉर्मल के पास है, तो ये मीडियम डेंसर होगा और ये मीडियम रेयरर होगा। कोई डाउट तो अब नहीं रह गया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। देखिए फिजिकल डेंसिटी पे जो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो कभी डिपेंड नहीं करेगा। तो पॉइंट याद रखना, क्योंकि कभी आगे चल के आपके उसमें पूछ सकता है एमसीक्यू में। स्फेरिकल लेंस, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड टू सरफेस ऑफ विच वन इज सर्फ और कर्व्ड सरफेस। देखिए एक स्फेरिकल लेंस होता है, जैसे हमने देखा था स्फेरिकल मिरर होता है, वैसे ही स्फेरिकल लेंस भी होता है। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड, यानी इसमें दोनों सरफेस क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं। अब इसी में से कट करके हम एक मिरर बनाएंगे। जैसे मेन तो इसमें दो लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। जो हमने कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, वही हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डाउट वाला होगा, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िएगा तो कोई भी डाउट होगा ही नहीं। समझ रहे हैं बेटा। आगे आते हैं। तो स्फेरिकल लेंस के जो हैं, एक होता है ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, थिन फ्रॉम कॉर्नर, थिन होगा कॉर्नर से, ठीक है, थिक एट सेंटर, और बीच में क्या होगा, चौड़ा होगा। और ये कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग, यानी कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। कॉनकेव लेंस कैसा होगा, ये थिक फ्रॉम कॉर्नर, ये ऊपर के जब इसके कॉर्नर होंगे वहाँ पे चौड़ा होगा, ये क्या होगा, पतला था वहाँ पे, ये यहाँ पे चौड़ा होगा, और बीच में क्या होगा, पतला होगा। और ये मिरर कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारे कुछ 3-4 लिखे हुए हैं, तो याद रखेंगे। मेनली हम इन दो लेंस की बात करेंगे। एक ऐसा होता है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक कुछ इस प्रकार का हम लेंस बनाएंगे जिसकी बात करेंगे कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा, अभी हमने बताया। और ये कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इसके रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी अगर ये जो हमारी, देखिए सबसे पहले इसमें दो फोकस होंगे, इधर के F1 फिर 2F1, इधर F2 2F2, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इधर से चीज़ लगाओगे तो इधर जाएगी, इधर से लगाओगे तो इधर जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस तो पता ही होगा, हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई पैरेलल आएगी, यहाँ पे जब पड़ेगी, तो यहाँ इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पर पढ़ने के बाद ये फोकस से निकल के जाएगी, यानी F2 से निकल के जाएगी। वहीं पे अगर फोकस से निकलेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी अगर कोई फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल बहुत अच्छा रूल है कि अगर कोई है ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधा वापस चली जाएगी। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। आगे देखते हैं, रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो उसमें भी जैसे सेम हमने पढ़ा था, सेम इसमें भी है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। इसकी एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत अच्छी सी, याद रखेंगे। थोड़ा बता देते हैं भी कि ये मान लिया कुछ ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि जब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे फोकस पे मान लो बनेगी चीज़, थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल उससे रिलेट मत करना थोड़ी देर। जब ऑब्जेक्ट आपका इधर बढ़ाते हुए लाएंगे
तो जो इमेज होगी वो इधर बढ़ती धीरे धीरे जाएगी। यानी अगर इन्फिनिटी पे रखा फोकस पे, इसके 2f2 के पीछे रखोगे तो फोकस के इधर इधर बढ़ेगी, यानी इधर जाएगी, फिर यानी f2 के और यहाँ पे आएगी, फिर उसके आगे जाएगी। अगर 2f1 पे रखोगे तो 2f2 पे बढ़ेगी। ऐसे ही इमेज की डिस्टेंस उधर उधर भागती जाएगी, जैसा सेम हम किस में पढ़ चुके हैं, मिरर्स में। ओके, आगे देखते हैं। आगे आगे हमारा सेकेंड, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पे, 2f1 के पीछे यहाँ पे, तो इमेज बनेगी 2f2 और f2 के बीच में। यानी एक इधर गई, ये फोकस से निकली, यहाँ से एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकाला और दोनों यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे इमेज बन गई। हमने ये भी बताया कि इमेज जब दो रेज आपस में मिलती हैं, दो या कई रेज, दो से ऊपर ही रेज रखी जाती है, लेकिन मिनिमम दो रेज मान के चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। यानी हम जब बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की, f2 और 2f2 के बीच में। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। जब ऑब्जेक्ट पे रखेंगे 2f1 पे तो इमेज भी बनेगी 2f1 पे, ठीक है, 2f2 पे सॉरी, ठीक है। साइज कैसा होगा, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा, सेम साइज होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। जब हम f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, यानी f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी 2f2 के आगे, यानी बियॉन्ड 2f2। साइज वो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड और साइज इनलार्ज्ड। जब हम f1 पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, यहाँ पे करके तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनेगी। साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज रियल इन्वर्टेड होगी उसकी नेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर पे और उसके यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, ठीक है, तो बनेगी कहाँ पे, यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है, कहीं पीछे जाके बनेगी। तो ये याद रखेंगे। चलिए 6 वाला केस एक बार हम बना के खुद ही देख लेते हैं। 6 वाला केस थोड़ा कन्फ्यूजन का रहता है, तो देख लेते हैं। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर बनाया, भाई डायग्राम नहीं सही बन पा रहा है, ठीक है, इसको हमने मान लिया, थोड़ा भावनाओं को समझिए, डायग्राम नहीं बन पा रहा है, राइटिंग बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि इसको हमने मान लिया 2f1, ठीक है, इसको माना f1, ऐसे ही यहाँ पे हमने माना f2 और ये 2f2, ठीक है, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने कहाँ रखना है, ऑप्टिकल और इसके बीच में हमने इस चीज़ को रखा। यहाँ से एक गई, ठीक, पैरेलल, और कहाँ से निकली, जाके फोकस से निकली। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकाला तो वो ऐसे निकल गई। अब ये दो रेस कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तब इनको जब यहाँ से जाके यहाँ पे हम पीछे कहीं जाके देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि कहीं यहाँ पे ऐसी जगह पे मिल रही हैं। ये देखिए, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा था और इसका साइज इतना, यानी लार्ज, लेकिन ये पीछे बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन का ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में इमेज भी बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, लार्ज बनेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द लेंस इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग लेंस। इसी वजह से इस लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अब आते हैं कुछ हम कॉनकेव लेंस की बातें करेंगे। कॉनकेव लेंस के भी वही नियम रहेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज करता है, तो ये ऊपर यहाँ से आएगी, निकलेगी फोकस के, ऐसा हमको प्रतीत होगा कि ये निकल यहाँ से रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी और लगेगा कि ये फोकस से निकली हुई है। हाउ टू पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म ए कॉनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम लाइन। यानी यहाँ से आएगी और डाइवर्ज होकर चली जाएगी, लेकिन यहाँ से जब हम कहीं देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये f1 से निकली हुई है। अगर हम क्या करेंगे, कहीं मान लो हमने सीधा निशाना लगा के फोकस की तरफ निशाना लगाया तो ये आएगी और यहाँ पे पढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, इधर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जब निकालेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। इसमें भी सेम दो ही केस हैं, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था वैसे कॉनकेव लेंस में भी दो ही हैं, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और छोटे साइज की बनाएगा, ठीक है। ये देखिए केस यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। अगर हम कभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बनेगी
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। देखो यहाँ पे कि ये चली तो गई इधर से निकल के, लेकिन जूम करके जब देखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनाता है ना, तो उसी साइड में बनेगी, तो यहाँ पे बनेगी कहीं पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आके देख लेते हैं साइन कन्वेंशन और सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट द मेजरमेंट आर टेकन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। आके देख लेते हैं, जैसा हमने उसमें पढ़ा था सेम वैसा ही यहाँ पे पढ़ेंगे हम। जैसे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा। हमेशा क्या रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव रहेगी फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कॉनकेव लेंस की भी निगेटिव, कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। लेंस फार्मूला थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे, उसमें चाहे जब देखते थे तो 1/v और +1/u या फिर 1/u +1/v कर देते थे मिरर फार्मूला में, तो सेम रहता था। लेकिन इसमें याद रखेंगे 1/u जो हमेशा है, u को हम माइनस में लेंगे। ये हो गया लेंस फार्मूला। मैग्निफिकेशन सेम है, m=hi/ho, h का मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर m=v/u। उसमें मिरर फार्मूला में -v/u होता था, इसमें प्लस का v/u है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस बहुत बढ़िया आ गया है, छोटा सा है टॉपिक, खत्म कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ को क्या करेंगे, पावर जो होगी हमारी, ठीक है, पावर का फार्मूला क्या है, 1/f, यानी फोकल लेंथ जितनी होगी उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वो पावर का फार्मूला बन जाएगा। और पावर की डिफिनेशन भी दूसरी है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट इज स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ पावर। देखिए पावर की मेन डिफिनेशन तो यही है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, यानी कितना जो लेंस है कोई, वो कितना रेस को कन्वर्ज कर रहा है और कितना ये डाइवर्ज कर रहा है, इसी डिग्री को हम बताते हैं पावर ऑफ लेंस। और फार्मूला इसका हमने P=1/f, मीटर में रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, डायोप्टर होगी, जिसको हम डी से दिखाएंगे। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर। इसकी डिग्री जैसे हम किलोमीटर की किलोमीटर में, डिस्टेंस की किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में लेते हैं, वैसे ही पावर को डायोप्टर यानी डी से दिखाते हैं। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। आप पूछेगा कि ये डिफिनेशन याद रखेंगे कि 1 डायोप्टर क्या होता है, तो 1 डायोप्टर जो पावर होती है लेंस की, वो 1 मीटर फोकल लेंथ के क्या होती है, बराबर होती है। आगे देख लेते हैं, बहुत आसान सा है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, अगर पी निकालेंगे, अगर पी की वैल्यू बाई चांस आपने निकाला वो कैसी आ गई, पॉजिटिव, तो तुरंत जान जाएंगे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पी की वैल्यू आ गई निगेटिव, तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, पावर का फार्मूला हमने देख लिया, फोकल लेंथ और थिकनेस। देखिए पावर उतनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोकल लेंथ की थिकनेस पे, उसकी मतलब चौड़ाई पे। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ की चौड़ाई होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। जितना पतला फोकल लेंथ होगा, यानी फोकल लेंथ होगी कम होगी, तो ये समझ लेना पावर उतनी, मतलब जितनी कम उतनी पावर ज़्यादा, पावर कम फोकल लेंथ ज़्यादा। ठीक है, अच्छा बाई चांस अगर पूछे था कि पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन बताओ, उन्होंने कहा कि एक कोई लेंस है, ये इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा सा करा देंगे तो जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। जैसे हमने कहा कि एक P1 है, ये कोई लेंस है, उसके 2 डायोप्टर है, एक P2 है, उसकी P2 की -3 डायोप्टर है, तो बताओ कि टोटल कितना होगा। तो हम सीधा ऐड कर देंगे 2 - 3, कितना आएगा, -1 डायोप्टर, और माइनस में आ गया तो लेंस कैसा वो बन गया, लेंस तुरंत हमने बताया है कि जिसकी निगेटिव वो हो गया कॉनकेव लेंस। तो यहाँ तक हमारे पावर, हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे देख लेते हैं थोड़े से, अगर कोई न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे से MCQ रखे हुए हैं, तो उनको हम वैसे तो HW के लिए देंगे, कुछ यहाँ पे हम करा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए आगे भाई हमारे कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, अब ये कमेंट में बताना कि क्या होगा इसमें। जैसे पहला है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, निगेटिव होगी, जीरो होगी, नॉन ऑफ दिस। जीरो हो नहीं सकती, निगेटिव कभी हो नहीं सकती, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, तो क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा प्लेन मिरर की कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी।
ठीक है, तो इन्फिनिटी पे हमने टिक कर दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, अगर कोई इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म्ड होती तो कैसी बनेगी? रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या रियल एंड इन्वर्टेड, या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? आप बताओ भाई। ठीक है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? सबको पता है वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। तो इस पर टिक कर देना, वर्चुअल एंड इरेक्ट पे। आगे देख लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉनकेव मिरर है कोई, वो क्या देता है? रियल इन्वर्टेड देता है। हाँ, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड देता है 5 केस में, ये तो पता चलेगा कि 5 केस हैं। सेम साइज, एक ही केस है जहाँ पे सेम साइज, यानी जब सेंटर पे होती है, कहाँ पे होगा? तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एट सी पे, तभी तो सेम साइज की बनेगी। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए चेक कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं, पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज। अगर कोई पावर क्या है, पी कितना है? -40, तो इट्स फोकल लेंथ कितनी होगी? अब ये तुमको निकाल के बताना है। तो अभी हमने जैसे फार्मूला देखा था कि पी जो होता है, पी, ठीक, वो 1/f होता है मीटर में। तो पी जब यहाँ पे 40 दे दिया गया है, ठीक है, और एफ को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/40, एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पे हम फिर डेसिमल जब 1 को कट करेंगे, 4 से कट करेंगे 1 को, तो हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 बचे, फिर 4 5 जा 25, यानी लगभग आएगी 0.25, ठीक है, मीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर होगा? अब ये देख को तुम बताओ, कुछ ऐसी वैल्यू आई है ना, ठीक है, 25 निकल के आई है भाई, याद रखना मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में निकाल लो तो और अच्छा रहेगा। 25 मीटर निकल के आया है, कितना निकल के आया है ये आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन हो टिक करके बताना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है, और तीसरा 7वां क्वेश्चन भी जो है बहुत आसान है। द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, जो ऑप्टिकल होता है फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसमें होता है? टोटल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये आपके लिए होमवर्क हैं, ये करके लाएंगे, ठीक है, ये सारे होमवर्क हैं आपके लिए। इसी के साथ हमारा लेक्चर जो होता है पूरा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर लाइट के हमने दोनों पार्ट, मैग्नीफिकेशन, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए इसमें, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं मात्र 1-1.5 घंटे की क्लास में, ठीक है। हमने क्या क्या क्लियर किया इसमें, क्या क्या क्लियर किया? हमारे रिफ्लेक्शन के सारे हो गए, ठीक, रिफ्रैक्शन के भी सारे हो गए, ठीक है, इनके रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर किए, इनके फॉर्मूले किए, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए, ठीक है। हमारे हिसाब से सारी क्लासेस की हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम एक न्यूमेरिकल की क्लास इसकी स्पेशली बना देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है बेटा लोग, ऑल द बेस्ट।